नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई और इसके लिए हमें पढ़ना है जीएसटी का सेक्शन 12 जो कि बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जीएसटी का सेक्शन 12 समझने वाले हैं। इसमें हम पहला केस लेते हैं फॉरवर्ड चार्ज का, जो नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स है। इसमें हमारा केस है मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए भैया 3 पॉइंट हमें देखना है। पहला पॉइंट क्या है, वह डेट जिस डेट को आपने इनवॉइस बना दिया है, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वह लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, किसके हिसाब से, सेक्शन 31 के हिसाब से। और सेक्शन 31 में हमने पहले ही पढ़ा क्या, जब आपका केस है मूवमेंट ऑफ गुड्स का, तो उसमें कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उस केस में जब गुड्स को आप अपने पास से डिस्पैच कर रहे हो, उसी समय इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, या डिस्पैच करने से पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, या कौन बोलता है, सेक्शन 31, उसकी डेट ले लो। तीसरा पॉइंट क्या है, पेमेंट रिसीव्ड डेट, जिस डेट को आपको पेमेंट रिसीव हुआ है वह डेट। और पेमेंट रिसीव डेट में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है डेट जिस दिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया है, और दूसरा वह डेट जिस दिन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इन दोनों डेट में से जो डेट पहले होगा वह डेट आप ले लो, किसमें, पेमेंट रिसीव डेट में। और अब इन तीनों पॉइंट में से जो डेट आपका पहले होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं, ध्यान देना, जो हमने पॉइंट 3 लिख रखा है पेमेंट रिसीव डेट, अब इसका कोई मतलब नहीं है। हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे सिर्फ 2 ही पॉइंट से। किसका, एक तो वह डेट जिस डेट को आपको इनवॉइस इशू हो गया है, आपने इनवॉइस इशू कर दिया है, और वह डेट हम देखेंगे जो अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इन दोनों डेट में से जो डेट पहले होगा वह टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कब से खत्म हो गया, जीएसटी नोटिफिकेशन 66/2017, जो यह जीएसटी नोटिफिकेशन 66/2017 आया है, इसमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब ध्यान देना, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और उसके लिए आपको एडवांस में पेमेंट मिल गया है, गुड्स के केस में गुड्स की सप्लाई में आपको एडवांस में पेमेंट रिसीव हुआ है, तो भैया उस एडवांस पेमेंट पे आपको जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। यह नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 में क्लियर कर दिया गया है। तो अब इसमें तीसरे वाले पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और आपको उस केस में एडवांस पेमेंट मिला है, तो आप उस एडवांस पेमेंट पर जीएसटी नहीं पेमेंट करोगे, आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। गुड्स के केस में, हाँ सर्विस के केस में है, लेकिन गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट आपने रिसीव किया है और आपको गुड्स की सप्लाई देनी है, तो आपको एडवांस पेमेंट पर जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। बिल्कुल यह क्लियर है। तो यहां पर अब तीसरे पॉइंट को हम रिमूव भी कर देते हैं, तीसरा पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमें सिर्फ 2 पॉइंट समझना है। क्या, अब मान लीजिए हमने जो इनवॉइस इशू किया 10 जुलाई को, ठीक है, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है, जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, कब तक इशू हो जाना चाहिए था, 12 जुलाई को। बहुत ही सिंपल, 10 जुलाई 12 जुलाई, इसमें से जो पहले वाली डेट है वह टाइम ऑफ सप्लाई है। तो पहले क्या है, 10 जुलाई, तो 10 जुलाई आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। दूसरा केस आपका क्या है, आपने इनवॉइस इशू किया है 8 जून को, और इसकी इनवॉइस इशू कब तक हो जाना चाहिए, सेक्शन 31 के हिसाब से 10 जून को। तो इनमें से पहले कौन सा है, 8 जून, तो टाइम ऑफ सप्लाई 8 जून मानी जाएगी। तीसरा केस हमारा है, आपने इनवॉइस इशू किया है 20 जून को, और इसका सेक्शन 31 के हिसाब से
कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो 18 जून तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो इसमें पहले कौन सी डेट है, 18 जून या 20 जून? 18 जून। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई 18 जून माना जाएगा। यह हमारा केस कौन था, मूवमेंट ऑफ गुड्स। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला केस है, मान लीजिए हमारे जो केस है, इस केस में नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में आप टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकालेंगे? यही पॉइंट, वह डेट जिस डेट को आपने इनवॉइस इशू किया है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और वह डेट जिस डेट तक आपको सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो जो सेक्शन 31 है, सेक्शन 31 में अगर नो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स है, तो उसमें इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? जब आप गुड्स को अपने रिसिपिएंट को प्रोवाइड करवा देंगे, जब वह गुड्स रिसिपिएंट को मिल जाएगा तब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो इस केस में देख लो, आपने 5 जून को इनवॉइस इशू किया है, और नो मूवमेंट के केस में 7 जून तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो इसमें से पहले वाली डेट कौन सी है, 5 जून। तो सिंपल सी बात है, 5 जून टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। कितना आसानी से हमने समझ लिया कि अगर आपका नो मूवमेंट का केस है तो आप टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकाल लें, मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो आप किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। यह बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा केस ऑफ रिवर्स चार्ज का है। अब रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिवर्स चार्ज में तो जो रेसिपिएंट है उसको टैक्स पेमेंट करना होता है। मान लीजिए मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने किसी से माल परचेज किया है, तो जो माल मैंने परचेज किया है मेरे ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी, इसको बोलते हैं हम रिवर्स चार्ज। तो इसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। जिस दिन गुड्स रिसीव्ड हुआ है वह डेट, या जिस दिन आपने पेमेंट किया है वह डेट, और इसमें एक तीसरा पॉइंट और है, क्या, जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया है उस डेट्स में 30 दिन और प्लस कर दो। मतलब जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस बना दिया है उसके 30 दिन, जैसे 31वां दिन होगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने किसी से कोई सामान परचेज किया, तो आपके सप्लायर ने आपका नाम का इनवॉइस बना दिया, तो उसके यहां से जब सामान निकला तो जाहिर सी बात है कि 30 दिन तक, 30 दिन में तो आपके पास सामान पहुंच ही जाएगा। तो यहां क्या बताया गया है, जिस दिन गुड्स रिसीव्ड हुआ। आप बोल रहे हो कि आपको गुड्स रिसीव्ड ही नहीं हुआ, रिसीव्ड ही नहीं हुआ, गुड्स आपको मिला ही नहीं, तो उसके लिए 30 दिन दिया गया है। जैसे 30 दिन पूरा होता है, आपको गुड्स रिसीव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे 30 दिन खत्म होगा, 31वें दिन आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। मतलब जिस दिन गुड्स रिसीव्ड हुआ, या जिस दिन आपने पेमेंट किया, या जिस डेट को सप्लायर ने इनवॉइस आपका बना दिया था उसमें 30 दिन ऐड कर दो। इन तीनों में से जो डेट पहले होगा वह आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। किस केस में, रिवर्स चार्ज के केस में। भाई 30 दिन में तो इंडिया के किसी भी कोने में आप होंगे, 30 दिन में तो आपके पास सामान पहुंच ही जाएगा। अगर फिर भी आप बोल रहे हो, एंट्री नहीं कर रहे हो कि आपको सामान मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, तो इसलिए बोल दिया गया भैया कि 30 दिन के बाद जैसे 31वां दिन आएगा, आपको मिले या ना मिले, लेकिन हम उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे रिवर्स चार्ज के केस में। ओके, आगे हम क्या समझते हैं, केस ऑफ सप्लाई थ्रू वाउचर्स। अब ये कौन सा केस है, सप्लाई थ्रू वाउचर्स। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपके पास कोई वाउचर है जिससे आप गुड्स परचेज कर सकते हो, गुड्स खरीद सकते हो। आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो हमें वाउचर्स मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं। उस वाउचर्स को यूज करके, उस पॉइंट्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। हमें किसी सामान को परचेज करें उसमें डिस्काउंट मिलता है, या हमारे पास वाउचर, उस वाउचर्स के सामने हमें सामान फ्री में मिल जाता है। तो अगर इस तरीके का वाउचर है, इस तरीके के वाउचर से आप परचेज करते हो, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। देखो इसमें दो केस है। इस केस में अगर सप्लाई आइडेंटिफेबल है, अगर सप्लाई आइडेंटिफाई है, तो जिस डेट को वाउचर इशू हुआ है उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमने किसी कंपनी का सामान परचेज कर रहा हूं और उस कंपनी ने हमें एक वाउचर दिया है,
मान लीजिए मात्रा कंपनी है जो ऑनलाइन हम जिसे परचेज करते हैं, मात्रा ने हमें एक वाउचर दिया है और उस वाउचर में लिखा हुआ है कि आप इस वाउचर से शर्ट खरीद सकते हो। मतलब कोई भी वाउचर है, उस वाउचर सप्लाई आइडेंटिफाई है कि आप इस वाउचर से यह सामान परचेज कर सकते हो। मान लीजिए हमें वाउचर मिल गया तो उस वाउचर में हमें यह बताया जा रहा है कि आप इस वाउचर का यूज करके शर्ट खरीद सकते हो या पैंट खरीद सकते हो या कंप्यूटर खरीद सकते हो। मतलब सप्लाई को हम पहचान रहे हैं उस वाउचर से कि इस वाउचर से हमें यही सामान खरीदना है। अगर इस तरीके का वाउचर है तो जिस डेट को वाउचर इश्यू हुआ है ना, वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, दूसरा केस है अदर केस। अगर सप्लाई आइडेंटिफेबल नहीं है, मतलब हमें कोई वाउचर मिला और उस वाउचर में बोला गया कि आप इस शोरूम से इस दुकान पर जाओगे, इस दुकान से आप इस वाउचर से कोई भी सामान खरीद सकते हो। मतलब वहां उस वाउचर में जो सप्लाई है वह आइडेंटिफाई नहीं है। हम उस दुकान पर जाके कोई भी सामान खरीद लेते हैं, पैंट खरीद लेते हैं, मेरी छौती शर्ट खरीद लेते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं। मतलब उस केस में उस वाउचर से जो सप्लाई है वह आइडेंटिफाई नहीं है। तो उस डेट में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जो डेट रिडीम ऑफ वाउचर होगा, रिडेम्पशन ऑफ वाउचर होगा, उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मतलब जिस दिन आप वाउचर लेके गए और जिस दिन उस वाउचर को आपने यूज करके कोई सामान खरीदा, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। किस केस में? जिस केस में वाउचर में सप्लाई आइडेंटिफेबल नहीं है। ओके, और अगर वाउचर में सप्लाई आइडेंटिफेबल है, तब तो जिस दिन आपका वाउचर इश्यू हुआ वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, वाउचर वाला भी केस समझ में आ गया। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना कोई कठिन बात नहीं है, कितना सिंपल है, कितनी आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। आगे की पॉइंट देखते हैं। रेसिडुअल केसेज, इसमें क्या है इसको हम बिल्कुल एग्जांपल से समझेंगे। रिटर्न फाइल का ड्यू डेट या अदर केस है, तो जिस डेट को टैक्स पेमेंट हो रहा है उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। भैया क्या केस है इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर राम, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेगुलर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, सब कुछ करते हैं। मान लीजिए इनके यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड होती है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड होती है तो जो मिस्टर राम है ये भैया चोरी चकारी का काम करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, और रेड में पकड़ा गया जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी निकाल दी। मान लीजिए निकाल दिया 20 लाख की लायबिलिटी, इनको 20 लाख का टैक्स देना है। तो अब उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो यहां क्या बताया गया है कि मिस्टर राम का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होगा, मतलब अगले महीने की 20 तारीख को हम जीएसटी आर3 भी फाइल करते हैं, उसमें टैक्स पेमेंट करते हैं। जो मिस्टर राम का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होगा वही उनकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। उस टाइम तक उनको टैक्स का पेमेंट कर देना है, नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ओके, जो अदर केस है, अदर केस में जो कहा गया है कि जिस डेट को टैक्स पेमेंट कर रहे हो वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो दूसरे पर्सन मिस्टर श्याम है, ये तो ना रिटर्न फाइल करते हैं, ना टैक्स पेमेंट करते हैं, ना इनवॉइस बनाते हैं, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है मान लीजिए, और ये इतनी ट्रांजैक्शन करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। अब जीएसटी डिपार्टमेंट इनके यहाँ रेड मारता है, इनके दस्तावेज को खंगालता है, तो मिलता है कि इनके ऊपर भैया 30 लाख की जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आ रही है। अब बताओ, ये तो ना टैक्स इनवॉइस बनाए हैं, ना कोई टैक्स पेमेंट करते हैं, ना कोई रिटर्न फाइल करते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इनको टाइम ऑफ सप्लाई, इनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो यहां सीधा कह दिया गया है कि जिस डेट को मिस्टर श्याम टैक्स का पेमेंट करेंगे उसी डेट को इनका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे हम एक स्पेशल पॉइंट समझ लेते हैं। क्या है? अगर आपने अपने कस्टमर से लेट फीस कलेक्ट किया है, इंटरेस्ट लिया है, पेनाल्टी चार्ज करते हो, क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट लेट मिला है। आपने अपने कस्टमर को बोला कि भैया 30 दिन में आपको मुझे पेमेंट देना है, और आपके कस्टमर ने आपको 30 दिन में पेमेंट नहीं किया, तो आप अपने कस्टमर से एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करोगे। मतलब
लेट फीस के नाम से या इंटरेस्ट लगा के चार्ज करोगे या पेनाल्टी लोगे, जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कलेक्ट करोगे उस पर भी आपको जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी। तो यहाँ यह बताया गया है कि उस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको अपने कस्टमर से 5 लाख रुपया लेना था, लेकिन वह टाइमली आपको पेमेंट नहीं किया, आपने उसके ऊपर लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनाल्टी लगा दिया और 1 लाख के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, किसके नाम पर? लेट फी के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, पेनाल्टी के नाम पे। मान लीजिए आप 10,000 एक्स्ट्रा ले लेते हो उसको लेट फीस के नाम पे, तो जो 10,000 आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पेमेंट करना होगा। लेकिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी कब आएगी? वह डेट जिस डेट को आपको एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव्ड हुआ, जिस डेट को आपके पास एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया, वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। किस केस में? जो आप अपने कस्टमर से लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनाल्टी चार्ज करते हो। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना गुड्स के केस में मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक एक पॉइंट बताया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर सेक्शन 12 जो बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इससे आगे का डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। हमें सेक्शन 13 भी पढ़ना है जो कि बात करता है सप्लाई ऑफ सर्विस में, और सप्लाई ऑफ सर्विस में बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट आएंगे, बहुत मजा आएगा सेक्शन 13 को समझने में। तो इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।